सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे राइट्स ऑफ सेलर, अनपेड सेलर। सो गुड्स के ऊपर के अधिकारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जब गुड्स भेजे जाते हैं बट आगे वाला पैसा नहीं देता है, तो ऐसे केस में हमको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो पहला राइट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मीन्स राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। दैट मीन्स हम गुड्स देने से मना कर सकते हैं। ये हम राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं इवन इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं। तीन केस में ये राइट हमको मिलते हैं। पहला कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल बट ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। जब तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होगा तब तक ये राइट प्राप्त नहीं होता। एंड तीसरा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है व्हेन ही हैज सीज्ड टू पे द डेट्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, और व्हेन जैसे जैसे डेट्स ड्यू हो रहे हैं ही इज अनेबल टू पे देम। तो ये हमने देखा था। फिर हमने देखा राइट ऑफ लीन का मतलब है राइट टू रिटेन द पोजीशन, और इसीलिए जब तक हमारा पोजीशन है तभी तक हमको ये राइट मिलता है। एक बार हमारा पोजीशन चला गया किसी भी कारणवश तो फिर हमारा लीन का अधिकार खत्म हो जाता है। पार्ट डिलीवरी अगर कर भी दिए तो भी बचे हुए पार्ट पे हमको लीन का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन नहीं होगा अगर ये पार्ट डिलीवरी ये दर्शा रही है कि हम पूरे गुड्स देना चाहते थे, हम लीन वेव करना चाहते थे। लीन का क्योंकि एक अधिकार है तो हम अगर चाहें तो लीन को छोड़ सकते हैं, वेव कर सकते हैं या अबेंडन कर सकते हैं। फिर अनपेड सेलर को सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है कि तुमको पैसा मिल जाएगा तो भी लीन खत्म नहीं होती। लीन खत्म होगी जब एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा। जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होता लीन कंटिन्यू होती है। ये हमने समझा था। एंड सेल कंटिन्यू होती है, सेल भी कैंसिल नहीं होती सिर्फ इस वजह से कि किसी ने लीन एक्सरसाइज कर लिया। सो इवन बाय एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन द सेल इज नॉट रेसिंडेड। ये हमने पढ़ा था। फिर अब हम देखने वाले हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है, और हमको खबर मिली कि भाई बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हम यहाँ पे भी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा पोजीशन जा चुका था तो इसीलिए हम रिटेन तो नहीं कर सकते, बट हम पोजीशन वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में गुड्स रोक के हम वापस ले सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। So right of stoppage in transit means the right to regain or resume the position. ये राइट कौन सा था? ये राइट था रिटेन करने का, ये राइट है रीगेन या रिज्यूम करने का। ऑफ कोर्स बोथ द राइट्स आर ऑन द गुड्स ओनली। दोनों ही गुड्स के ऊपर के अधिकार है, हम गुड्स को रोक रहे हैं या वापस मंगा रहे हैं। ये राइट कब मिलता है? इट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ एक ही केस में मिलेगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। जब बायर इंसॉल्वेंट होगा तब। और यहां भी वही है, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, दैट मीन्स व्हेन ही इज फाइनेंशियली एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस हो गया है वो, शर्मिंदा हो गया है वो, तो शर्म आ रही उसका, अरे यार मैं पैसा नहीं दे रहा, नहीं नहीं, तो एम्बेरेस हो जाना। सो ऐसे केसेस में उसको राइट प्राप्त होगा। ठीक है, होते हैं कुछ लोग, अच्छा है, होना चाहिए। कुछ लोग होते शर्माते ही नहीं बिल्कुल, फिर उनको बोलना पड़ता अरे शर्मा शर्मा, फिर उनका नाम पड़ गया शर्मा शर्मा। खैर इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है। क्या पांचट मारता हूँ ना मैं, कहीं से भी कुछ भी लेके आ जाते। अभी आप इंटर में आओगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। हाँ होता है ऐसा, इंटर के बच्चे बहुत पांचट मारते हैं, आप सुनना कभी। फिर मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे को बोलते सर आपसे ही तो सीखा है, ऐसा हो जाता। ठीक है, ठीक है, चलता है। जैसे एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो ईश्वर होता है, तो ईश्वर यानी कौन? तो बोलते भगवान। बोले ईश्वर मैंने बोला अरे ईश्वर यानी कंपनी, वो ईश्वर नहीं, ईश्वर। ठीक है, कुछ भी ऐसे पंचेट है। चलो वापस आते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब मिलता है? जैसा कि मैंने बोला सिर्फ एक केस में, सिर्फ एक केस में, सिर्फ एक केस में, व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट।
एंड द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट टू द बायर, और ट्रांजिट में है गुड्स, ट्रांजिट में है गुड्स, ट्रांजिट में है गुड्स, तब हम रोक सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं। द सेलर कैन रिज्यूम द पोजीशन, इसलिए हम बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है राइट टू रिज्यूम द पोजीशन या राइट टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरियर। This is known as right of stoppage in transit. The right is exercisable by seller only if the following conditions are fulfilled. पहली कंडीशन वो तो सिंपल ही है, सेलर मस्ट बी अनपेड, तो अनपेड होना चाहिए, ये ना डिफॉरेस्टेशन नहीं, सो अनपेड होना चाहिए, दैट मीन्स पैसा नहीं मिला है। ही मस्ट हैव पार्टेड विथ, उसके पास से पोजीशन जाना चाहिए। पार्टेड विथ का क्या मतलब है? चले गया, पोजीशन गिवन अप, हाँ गिवन अप, अरे पार्टेड विथ मीन्स गिवन अप, पोजीशन जा चुका है, सो पोजीशन जाना चाहिए, क्योंकि उसका पोजीशन गया ही नहीं तो वहां पे राइट ऑफ लीन है, पोजीशन गया तब ये राइट मिल रहा है। सो शान बैठेंगे, खूब गुस्सा करता हूं मैं, हाँ मैं आपको गेट आउट कर दूंगा। सो शांत बैठो, बिल्कुल बिल्कुल शांत, हाँ। तो खैर, अब ट्रांजिट कब से कब तक है इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूं। ट्रांजिट का इससे कोई लेना देना नहीं कि गुड्स कहां पे रखे हुए हैं, सिंपली ध्यान रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास है या ट्रक में लोड हो गए या फिर रास्ते में है या इधर पहुंच गए या यहां है, इससे कोई लेना देना नहीं। ट्रांजिट का सिंपली मतलब है सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन गिवन अप, सेलर का पोजीशन गया एंड साथ में बायर शुड नॉट हैव acquired the possession। इन सिंपल टर्म्स, शुद्ध हिंदी में बोले तो सेलर का पोजीशन जाना चाहिए, बायर का पोजीशन नहीं आना चाहिए। सेलर का पोजीशन गया तब ये राइट चालू होगा, बायर का पोजीशन आ गया तो राइट खत्म हो जाएगा। सो इसके बीच में हमको ये अधिकार प्राप्त होता है। So when the seller loses his possession and the buyer is yet to acquire his possession, तब तक ट्रांजिट है। तो ट्रांजिट को आप जगह से मत देखो, जैसे नागपुर से मैं दिल्ली गुड्स भेज रहा हूं, तो जगह से मत देखो कि नागपुर से दिल्ली तक ट्रांजिट है, पोजीशन से देखो। मेरे पास से गुड्स जब गए और सेलर का पोजीशन, बायर का पोजीशन आने का है, तब तक ट्रांजिट है। ठीक है, ये रूल ध्यान रखोगे, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये रूल ध्यान रखोगे तो पूरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट एकदम हलवा हो जाएगा। सो होता है कोई कोई चीज एकदम हलवा हो जाती है, लिखा जाना नहीं, वो वाला नहीं। ठीक है, द सेलर मस्ट बी अनपेड, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन, सेलर का पोजीशन जाना चाहिए। गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, दैट मीन्स ट्रांजिट कब तक है? तो अभी जो जस्ट मैंने बताया कि हमारा पोजीशन गया बट बायर का पोजीशन आना नहीं चाहिए। तो बायर का पोजीशन आ गया तो ट्रांजिट खत्म। तो बायर को पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, यहां पे बायर शुड नॉट हैव acquired the possession। बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर का इंसॉल्वेंट होना भी अनिवार्य है, और इंसॉल्वेंट वही है जो कि पैसा पे नहीं कर रहा है। द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी बाकी के प्रोविजंस भी आपको ध्यान में रखना है। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज मीन्स द राइट टू स्टॉप द फर्दर ट्रांजिट ऑफ द गुड्स टू रिज्यूम द पोजीशन। सो यहाँ पे हम राइट टू रीगेन द पोजीशन या रिज्यूम द पोजीशन बोलते हैं। सो रिज्यूम करना, वापस लेना, पोजीशन जा चुका था, हम वापस प्राप्त कर रहे हैं। एंड टू रिटेन द सेम टिल द प्राइस इज पेड, जब तक के प्राइस पे नहीं होता तब तक के हम गुड्स को रिटेन कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत ही आसान। फिर इंसॉल्वेंट वही है who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or who is unable to pay his debts as and when they become due।
जैसे जैसे डेट्स ड्यू हो रहे हैं, अगर वो उनको पे करने में सक्षम नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान। अब रूल्स टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कौन कौन से रूल्स हैं तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट का ड्यूरेशन कब से कब तक है। जैसा कि मैंने बताया, आपको यहां अलग लिखा है लेकिन समझने के लिए हमेशा ध्यान रखो कि मेरा पोजीशन गया, सेलर का पोजीशन गया और बायर का पोजीशन नहीं आया तब तक ट्रांजिट है। ठीक है, सो द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड, जब हमने डिलीवर कर दिया, फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, एंड कब तक, अंटिल द बायर और हिज एजेंट टेक्स डिलीवरी ऑफ देम, जब उसको डिलीवर हो गए तो उसका पोजीशन आ गया और फिर ये राइट खत्म हो गया। अब हमको गुड्स के राइट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर गुड्स उसको प्राप्त हो चुके हैं तो हमारा राइट ऑफ लीन भी डिफीट हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी डिफीट हो गया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान हो गया, अभी भी हम कोर्ट जाके एक्शन लेके उससे रिकवरी कर सकते हैं। सो पैसा लेने का राइट तो अभी भी रहेगा। अभी जो हम राइट पढ़ रहे हैं, ये राइट कौन से हैं, ये राइट अभी सिर्फ गुड्स के राइट हैं। यहाँ पे भी हम गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार रख रहे हैं, यहाँ गुड्स को वापस मंगवाने का अधिकार है। लेकिन अगर गुड्स इसको प्राप्त हो गए हैं तो हमारे ये राइट तो खत्म हो जाते, बट अभी भी हम इस पे लीगल एक्शन लेके रिकवरी कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ऑल द डैमेजेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई गुड्स गए तो सब खत्म हो गया, इसके बाद भी अभी राइट है। कौन सा राइट, टू राइट टू टेक लीगल एक्शन बाय फाइलिंग अ सूट। सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट ये तभी तक है जब तक के बायर का पोजीशन नहीं आया। तो ट्रांजिट खत्म कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बायर को पोजीशन मिल गया तो ट्रांजिट खत्म। सिंपल रूल है, जैसे ही बायर को पोजीशन मिला, वो कभी भी मिल सकता है। जैसे समझो, वही एक थोड़ी देर पहले केस बताया था कि मैंने गुड्स समझो भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास जाके सबमिट कर दिया, गुड्स इसके पास रखे हुए हैं, गुड्स लोड हो गए और इतने में मेरे पास आते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी आके पूछते हैं किसको गुड्स भेजें, तो मैं बताता हूँ पांडे जी को जा रहा है कंसाइनमेंट। अब ज्यादा दूर नहीं जाते, समझो ये पास में है रामटेक तक के, तो नागपुर से रामटेक, तो रामटेक तक के गुड्स जाने वाले हैं, तो पांडे जी को मैं भेज रहा हूँ। अब गुप्ता जी ने बोले अरे शर्मा जी गलत हो गया, वो तो पैसे नहीं देते हैं, एक काम करो रोक लो गुड्स को। तो उन्होंने बताया कि वो पैसे नहीं दे रहे, दैट मीन्स इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने और 4 लोगों को पूछा, तिवारी जी, शुक्ला जी, दुबे जी, सब लोग बोल रहे हैं हाँ वो पैसा नहीं देते हैं। अब मैं इंसॉल्वेंट मान लूंगा। अब मैं राइट एक्सरसाइज करने वाला था कि चलो अपन ये गुड्स को रोक लेते हैं, उसके पहले दुबे जी ने क्या किया, इनको भी इन्फॉर्म कर दिया, पांडे जी को बोल दिया अरे पांडे जी और शर्मा जी ना आपके गुड्स रोक रहे हैं, वापस मंगा लेंगे। अब पांडे जी थोड़े ज्यादा होशियार निकले, पांडे जी भी कैरियर को जानते हैं, जनरली जब आपस की डीलिंग होती है तो दोनों जन कैरियर के पहचान के होते हैं। सो पांडे जी क्या करते हैं, मेरे राइट एक्सरसाइज करने के पहले पांडे जी फोन कर देते हैं कैरियर को और बोल देते हैं कि भैया कहाँ हो, वहीं रुक जाओ, मैं वहां पे आके गुड्स की डिलीवरी क्लेम कर लेता हूँ। समझो बीच रास्ते में पहुंच गया, कन्हान के आसपास, कन्हान बीच में पड़ता है, नागपुर, रामटेक, कन्हान। सो कन्हान में गुड्स पहुंचे हैं। अब बायर का कोई पहचान वाला कोई एजेंट वगैरह वहां रहता है, तो वो कैरियर को बोलता है कि गुड्स वहीं पे दे दो, कन्हान में डिलीवर कर दो मेरे एजेंट के पास। अब अगर यही डिलीवरी उसने प्राप्त कर लिया बीच रास्ते में, तो ट्रांजिट यहीं खत्म हो गया, क्योंकि भले ही ट्रांजिट देना था यहां तक के, रामटेक तक पहुंचाना था, लेकिन अगर यहां डिलीवरी मिल चुकी है ना, दैट मीन्स बायर हैज अक्वायर्ड द पोजीशन। अगर बायर या उसका एजेंट बिफोर डेस्टिनेशन पोजीशन ले लेगा तो यहीं ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट का जगह से कोई लेना देना नहीं कि नागपुर से रामटेक तक, तो ट्रांजिट ये नहीं है। ट्रांजिट है जब इसका पोजीशन गया और इसका पोजीशन नहीं आया। अगर इसका पोजीशन यहीं आ जाता है तो यहीं ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट आपको बताया है, डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन। इफ द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end, transit खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा केस समझो, मैंने गुड्स भेज दिया था, गुड्स पहुंच चुके हैं लगभग पूरे शहर तक, यानी समझो रामटेक तक पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद अब मैं राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज करना चाह रहा था,
लेकिन उसके पहले ट्रक ड्राइवर ने इसको फोन कर चुका है कि भैया मैं ये रोड पे खड़ा हूं, आप गुड्स लेने आ जाओ। बायर बोलता है वहीं रुके रहो, मैं तुरंत आके गुड्स ले जाता हूं, और ये एग्री कर देता है मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। जैसे उसने बोला मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, हम मान लेते डिलीवरी हो गई। याद होगा आपको, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। भले ही गुड्स फिजिकली अभी भी ट्रक ड्राइवर के पास है, अभी गुड्स दिए नहीं है, बट फिर भी हम मान लेते डिलीवरी हो गई, एंड अब पोजीशन आ चुका है बायर का। अब अगर पोजीशन आ गया है बायर का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के थ्रू, बिकॉज नाउ द कैरियर इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ बायर, सो ऐसे केस में डिलीवरी कंप्लीट हो गई। नाउ वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। भले एक्चुअल नहीं, बट यहाँ पे डिलीवरी बाय एटॉनमेंट हो चुकी है। एटॉनमेंट मीन्स एक्नॉलेजमेंट। So acknowledgement by the carrier to buyer. If after the arrival of the goods at the appointed destination, तो रामटेक पहुंच गए goods, the carrier expressly or by implication enters into a new agreement to hold the goods for the buyer, to hold the goods for the buyer for the purpose of custody, the original transit comes to an end. यहाँ भी ट्रांजिट खत्म हो गया, क्योंकि बायर को पोजीशन मिल गया, ऐसा हम मान लेते हैं। अब अगर गुड्स पहुंच गए और बायर मना कर देता है लेने से, दैट मीन्स उसने पोजीशन नहीं लिया, तो ट्रांजिट कंटिन्यू होगा। सो ट्रांजिट इज नॉट एट द एंड। सो गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय बायर एंड दे कंटिन्यू टू बी इन द पोजीशन ऑफ द कैरियर, क्योंकि कैरियर का पोजीशन है, सेलर का भी नहीं है, बायर का भी नहीं है, इसीलिए ट्रांजिट कंटिन्यू हो रहा है। सो ट्रांजिट कंटिन्यूज इवन इफ सेलर हैज ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक देम बैक। अब ये जो रूल लगते हैं ना, ये पूरे रूल कब लग रहे हैं? जब ये कैरियर इंडिपेंडेंट है। तो ये सनी पाजी का ट्रक होना चाहिए। जब भी हम यहाँ पूरी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू ये डील हो रही है। अगर सोच के देखो, मेरा खुद का ट्रक है, मैं अपने ट्रक में गुड्स डिलीवर करता हूं, तो क्या मुझे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि जब मेरा खुद का ट्रक है तो वहां पे तो मेरा राइट ऑफ लीन ही खत्म नहीं होता। लीन कब खत्म होगा? जब मेरा पोजीशन गया। बट अगर मेरे ट्रक में ही गुड्स जा रहे हैं तो मेरा लीन कंटिन्यू होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात ही नहीं आती। वैसे ही कभी उल्टा हो सकता है, बायर के पास ट्रक था, बायर ने अपना ट्रक भेज दिया मेरे पास, मैंने उसके ट्रक पे गुड्स लोड कर चुका हूं, यहां भी ट्रांजिट खत्म हो गया। यहां पे क्योंकि बायर को डायरेक्टली गुड्स मिल गए, उसका ट्रक है, अगर उसके ट्रक पे गुड्स हमने लोड कर दिए तो ट्रांजिट खत्म। इनफैक्ट यहाँ ट्रांजिट चालू ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ सेलर से डायरेक्टली डिलीवरी बायर को मिल जाती है। सो यहाँ पे कैरियर का पोजीशन ही नहीं आया। तो अगर कैरियर मैं खुद हूं, मेरा खुद का ट्रक है, तो यहाँ पे ट्रांजिट चालू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरा खुद का राइट ऑफ लीन ही चलेगा, मेरा खुद का पोजीशन गया ही नहीं। वैसे ही अगर बायर ने खुद का ट्रक भेजा था तो बायर का पोजीशन आ चुका है, इसीलिए ट्रांजिट खत्म हो गया। ठीक है, सो पूरा पोजीशन का खेल है, शुरुआत में ही बताया था मैंने, तो वही दिया है, डिलीवरी ऑन द शिप चार्टर्ड बाय द बायर। सो चार्टर्ड का मतलब जो किराए से लाया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी किराए से लाए हुए अकाउंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो हर जगह ऐसा रूल नहीं लगता। सो चार्टर्ड के दो मतलब होते हैं, एक किराए से लाया हुआ और दूसरा जो राजा महाराजाओं से डील करता है। तो अपन वो राजा महाराजा वाले हैं, तो अपन बड़े लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बड़े लोगों के अकाउंटेंट। ठीक है, तो चार्टर्ड के दो मतलब है, तो एक जो किराए से लाया हुआ है, किराए से लाया हुआ अकाउंटेंट, तो अपन वो नहीं है। तो अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स जो राजा महाराजाओं के अकाउंटेंट है। सो डिलीवरी ऑन शिप चार्टर्ड बाय बायर, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हु इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ बायर। तो जो गुड्स डिलीवर किए उस कैरियर को जो एजेंट ऑफ बायर है, जैसे कि बायर ने खुद एक ट्रक किराए से लिया और भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय बायर, या जिसकी ओनरशिप ही बायर की है, देन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। यहां भी ट्रांजिट खत्म हो गया। एज सुन एज गुड्स आर लोडेड ऑन बोर्ड द शिप, तो जैसे ही ऑन बोर्ड होंगे, गुड्स लोड हो जाएंगे, वहां पे डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। फिर रॉन्गफुल रिफ्यूजल बाय कैरियर टू डिलीवर। कभी अगर रॉन्गफुल रिफ्यूजल हो गया, रॉन्गफुल, राइटफुल नहीं, रॉन्गफुल रिफ्यूजल, जैसे फिर से यही एग्जांपल में देख लेते हैं, खूब कचरा हो गया वैसे, ठीक है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। सो यहां से गुड्स हमने भेज दिए थे, ट्रक में लोड हो गए, यहां पे पहुंच गए,
यहाँ अनलोड भी हो गए, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास गुड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे एक केयर टेकर होगा, समझो यहाँ पे बैठा है अपना जॉनी भाई, जॉनी लीवर एग्जाम्पल है। अरे जॉनी लीवर, चलो ठीक है। सो जॉनी लीवर बैठा है इधर और काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, खूब भीड़ भाड़ है वहां पे, बहुत सारे लोग हैं। सो वो क्या करता है, बायर भी उनमें भीड़ में खड़ा है, बिल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेके वो भी खड़ा हुआ है भीड़ में लाइन लगा के। अब ये क्या बोलता है ट्रांसपोर्टर, वो बोलता है कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, खूब गर्दी है, एक काम करो तुम लोग कल सबको टाइम अलॉट करता हूं मैं, टाइम के हिसाब से आना। उसने सबको टाइम अलॉट कर दिया कि आज अपन छोड़ देते, कल आप लोग आना और मैं बराबर टाइम से एक एक को गुड्स देते जाऊंगा। यहाँ पे वैसे उसने टाइम पे गुड्स देने की बात करना नहीं चाहिए, जैसे ही ये क्लेम करने आता है तो तुरंत डिलीवरी देना चाहिए, बट ही रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और वो बोलता है मैं कल गुड्स डिलीवर कर दूंगा। ऐसे केस में जैसे ही उसने लेट किया, फ्रस्ट्रेट हो गया ना जॉनी भाई, खूब भीड़ है, बंद कर दे, चलो घर जाओ सब। सो कॉलेज में होता है ना, कॉलेज वाले ऐसे ही करते हैं। अपन गए काउंटर पे, लगे लाइन लगा के पैसे भरने के लिए, कॉलेज वाले काउंटर बंद, अब कल आना, फिर दूसरे दिन जाना पड़ता है। होता है, गए हैं कुछ बच्चे कहीं, पता नहीं कहाँ गए, गायब दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जाएंगे नहीं, पता है। सो वहां से तो भाग के आ रहे हैं बच्चे। सो कल ही इंटर के बच्चे भाग के आए थे, बैठे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे सीए डे की। तो सीए डे को कुछ गिटार विटार बजाने वाले ऐसा चल रहा था, पता नहीं क्या कर रहे। अब मेरे को बोले थे थोड़ा बजा के बताओ, तो मैंने बजा के बताया, आता है मेरे को थोड़ा बहुत गिटार वगैरह। सो पहले बजाता था, अभी क्या, अभी जीवन में सब शादी हो गई ना, अब क्या जीवन बदल गया। तो पहले शायरी बोलता था, शायरी बोलता क्या, मैं खुद लिखता था, खुद के भी लिखी हुई मेरी शायरियाँ हैं पहले की। फिर गाने वाने गाता था। नहीं याद नहीं आती अभी, मैं बताया ना, अभी हो गया, शादी हो गई अब। चलो बताऊंगा ना, आएगी वो। कैसा है ना, वो कॉन्सेप्ट के साथ में याद आती हैं चीजें, कॉन्सेप्ट याद आएगा तब याद आएगी, यानी वो कनेक्टेड रही तो याद आ जाती है। ऐसे ही बोलोगे तो याद नहीं आएगी। जैसे बादल बिजली गरज रही है तो थोड़ा कभी याद आएगी कुछ, अभी कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, याद आएगी तो बताता हूँ। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पे रॉन्गफुल, अगर ट्रांसपोर्टर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहा है, सो बायर बराबर टाइम पे गया था गुड्स लेने के लिए, बिल्टी वगैरह प्रॉपर लेके गया था, बट रॉन्गफुली जो कैरियर है उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आज गुड्स नहीं दे रहा, कल आना या 2 दिन बाद आना, अभी संडे वनडे है तो परसों आना, मंडे को आना। सो उसने भगा दिया, जैसे कॉलेज वाले अपने को भगा देते हैं, तो अपन लाइन में लगे फिर भी भगा देते, नहीं अब कल आना, अब कुछ कर भी नहीं सकते अपन। सो ये रॉन्गफुल रिफ्यूजल है। लेकिन ऐसे केस में अब ट्रांजिट खत्म हो गया है, यहां पे ट्रांजिट कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बायर गया था प्रॉपर टाइम पे गुड्स लेने, लेकिन उसको गुड्स नहीं दिया ट्रांसपोर्टर ने। अब अगर मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करना चाहूंगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल बी डीम्ड कि बायर का पोजीशन आ गया है। भले ही इसको रिफ्यूज कर दिया गया था, बट फिर भी अब मुझे ये राइट नहीं मिलेगा। तो वही दिया है अगला, रॉन्गफुल रिफ्यूजल, रॉन्गफुल होना चाहिए। wrongful refusal by carrier to deliver. If the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, the transit is at an end. ऐसा है। और पार्ट डिलीवरी में सेम रूल है जो हमने लीन में पढ़ा था, अगर पार्ट डिलीवरी हो गई है तो बचे हुए पार्ट पे हम राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे अगर हम ये दर्शा रहे थे अंडर सच सर्कमस्टेंसेस सो एज टू शो एन इंटेंशन टू वेव द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। अगर मैं दर्शा रहा हूं कि मैं पूरे गुड्स का पोजीशन देना चाहता हूं, देन आई कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। सो वही दिया है, वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट। तो ये जनरल रूल हो गया आपको आपका, कि पार्ट डिलीवरी के बाद भी बचे हुए गुड्स जो है बैलेंस, ये रोके जा सकते हैं। अनलेस, नहीं रोक पाएंगे अनलेस अगर सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन सच सर्कमस्टेंसेज एज टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अप द पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। ठीक है, सो ऐसा है, सिंपल, बहुत ही आसान। फिर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कैसे क्या हम इस्तेमाल करते हैं, एक सेकेंड, होता है कभी कभी तकलीफ, चलती रहती है, क्या जिंदगी है तो दर्द है।
दर्द है तो झंडू बाम। चलो ठीक है। हाँ। सो हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नहीं एक्चुअल में जिंदगी का नाम ही दर्द है। तो आप जो बड़े बड़े संत महात्माओं को सुनोगे, तो जिंदगी है यानी कुछ तो रहेगा ही, चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, ठीक है। बस उसी को चलते हुए अपन भी आगे बढ़ते जाए, वही जिंदगी है। तो सब जितने लोगों को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ उनको ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी यानी चलता रहेगा ये सब। जैसे ये रोग विकार ये तो चलते ही रहेंगे। एक ज़माने में राम भगवान को हुआ था, तो उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने सब छोड़ दिए थे चीज़ें। फिर गौतम बुद्ध को हुआ, सब छोड़ छाड़ के निकल लिए। सब व्यर्थ है, सब खत्म होना है एक दिन, नश्वर है सब, ऐसे सब। तो जीवन ठीक है, दर्द देता है जीवन। तो मौत तो बस नाम से ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी भी कम नहीं देती। गहरा एकदम। सो एक्चुअली जिंदगी ही तकलीफ देती है, मौत क्या तकलीफ देगी, वो तो खत्म हो गए, गए खत्म, क्या बचा। क्योंकि जिंदगी तकलीफ देती है, ठीक है, बट जिए जाना पड़ता है। चलो वापस आते, कहाँ गए हम जिंदगी मौत के बीच में, वापस आते हैं। तो जीवन जीते हैं। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, कैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम यूज करते हैं। पहला, या तो एक्चुअल पोजीशन ले लो गुड्स का, हम गए और कैरियर के पास से गुड्स वापस ले लिए। अगर गुड्स लोड होने के थे, ट्रक में जाने के थे आगे, तो हम जाके डायरेक्टली गुड्स वापस ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, और हम फोन करके बता देंगे बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर कि भाई गुड्स डिलीवर मत करो, नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर और हिज एजेंट। सो एक हो गया, हम जाके वापस लेके आ गए, हम यहां गए, यहाँ गुड्स रखे, यहां से वापस ला लिए। लेकिन जा चुके थे तो हम इन्फॉर्म करेंगे कि भैया गुड्स रोक दो, वहीं पे फिर वो रोक दिए जाएंगे। इसके बाद क्या करना है वो भी हमको ही बताना है। हम अगर बोलेंगे गुड्स वापस लेके आओ, तो वापस लेके आएंगे। हम बोलेंगे वहां दूसरी हमारी पार्टी है, उसके पास गुड्स हैंड ओवर कर दो, तो वैसा करेगा। इसका जो भी खर्चा है री डिलीवरी का, ये अब हमको बेयर करना है, ठीक है। सो वही दिया है। So where when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier, अगर उसने मना किया है और अदर बिली कि गुड्स मत देना, then he shall either re-deliver the goods to, वापस करेंगे, या फिर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेलर। तो या तो मेरे पास आके वापस करो, या जैसा मैंने डायरेक्शंस दिया वैसा उसको दूसरे किसी व्यक्ति के पास पहुंचा दो। द एक्सपेंसेस ऑफ सच री-डिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर। फिर इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, सेम पॉइंट है जो हमने यहां पढ़ा था। इफेक्ट क्या है, तो सेल इज नॉट रेसेंडेड, तो सेल कैंसल नहीं होती अगर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सेक्शन भी सेम है, आप देखोगे ये 54 है, दोनों 54 आते हैं। एक ही वो पॉइंट ही एक है, दो जगह लिखा है, यहाँ 54, यहाँ भी आप देखोगे 54। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, contract is not rescinded, sale is not rescinded. So the contract of sale is not cancelled when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of goods on payment of price. ठीक है, तो अभी अगर पांडे जी बोलते हैं शर्मा जी आप गुड्स भेजो, मैं बराबर पैसा आपके अकाउंट में जमा करता हूं, उन्होंने पैसा जमा कर दिए, तो फिर मेरे को गुड्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि सेल कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा है। अब इससे स्टॉपेज इन ट्रांजिट, पहले इससे डाउट पूछ लो इससे रिलेटेड, फिर आगे के पॉइंट्स बताता हूं, कुछ भी डाउट होंगे तो। हाँ, क्या क्या क्या, बी वाला पॉइंट, अटॉनमेंट बाय कैरियर टू बायर। अटॉनमेंट इन्हें एक्नॉलेज कर देना, उसने एक्नॉलेज कर दिया कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, तो यहां पे हम मान लेते हैं डिलीवरी हो गई। जनरल रूल, अपन जब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का रूल फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं कैरियर इज नॉट द एजेंट ऑफ बायर। लेकिन जब यहां पहुंच गया, इसके बाद बायर को फोन करता है, बायर बोलता है मैं गुड्स लेने आ रहा हूं, और कैरियर एक्नॉलेज कर देता है मैं तुम्हारे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, तुम्हारे बिहाफ पे। जैसे उसने बोला तुम्हारे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, हम मान लेंगे पोजीशन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि यहां कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मीन्स बाय एक्नॉलेजमेंट। सो जब भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है तो सिंपली एक्नॉलेज किया जाता है, हम सिर्फ बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। तो जब वो ऐसा बोल देगा वहां पे ही डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ऐसा हम मान लेंगे। कहीं तो भी पढ़े थे अपन ने यहाँ पे,
सो ये एक्नॉलेजमेंट से, जैसे ही उसने एक्नॉलेज कर दिया, एटॉनमेंट या एक्नॉलेजमेंट कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो वैसे ही डिलीवरी कंप्लीट हो गई एंड देन पोजीशन ट्रांसफर हो गया एंड हेंस वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट का राइट तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक के बायर का पोजीशन नहीं आया। यहां बाय एक्नॉलेजमेंट उसको पोजीशन प्राप्त हो चुका होता है। ऐसा है। अजून काही असेल तर विचारा। कोई डाउट होगा तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज। समझो अगर बायर ने सेल कर दिया आगे, फिर से यहां पे बायर के पास गुड्स आने के हैं, अभी रास्ते में है या सेलर के पोजीशन में है, और बायर अगर इसको सेल कर देता है किसी अन्य व्यक्ति को, थर्ड पार्टी है, टीपी, टीपी यानी थर्ड पार्टी, तो क्या यहां थर्ड पार्टी को ओनरशिप मिलेगी और क्या हमारा ये राइट खत्म हो जाएगा? सो हमारा राइट खत्म होता कि नहीं होता, पहले ये देखते हैं। सो जनरल रूल ये है कि अगर सब सेल या प्लेज हो गया तो भी हमारे ये राइट खत्म नहीं होते, हम ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझो इसने आगे बेच चुका है, लेकिन फिर भी मुझे अगर पैसा नहीं मिला है तो मैं बोल सकता हूं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुमने आगे सेल किए, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर पाऊंगा, लीन का हो या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का हो, जब तक तुम मुझे पैसा नहीं देते आई विल एक्सरसाइज माई राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आपका एक जनरल रूल निकल के आता है इससे कि राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज is not affected in case of sale or pledge by buyer। अगर बायर ने सेल या प्लेज कर दिया है तो भी हमारा ये राइट खत्म नहीं होता, इट इज नॉट अफेक्टेड। दैट मीन्स वी कैन स्टिल एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इवन इफ द बायर हैज मेड अ फर्दर सेल ऑफ द गुड्स। तो दिस इज द जनरल रूल। सो ये पहले जनरल रूल ध्यान रखो, द रूल इज दैट राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड। दैट मीन्स ही कैन स्टिल एक्सरसाइज दीज राइट्स इफ ही इज एन अनपेड सेलर। बट इसका एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है वैसे। दैट मीन्स यहां पे राइट नहीं रहेगा, अनपेड सेलर्स राइट इज डिफीटेड, उसका ये राइट खत्म हो जाएगा, डिफीटेड। ठीक है, थोड़ा इसका रेजोल्यूशन ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो समझना ना, डिफीटेड लिखा है वो। कब? पहला केस, पहला केस है जब डिफीट हो जाएगा, जब मुझसे पूछ के उसने सेल किया था, मेरे से उसने फोन पे बात किया था, बोले थे शर्मा जी वो आपने गुड्स तो भेज ही दिया है, तो मेरे को आगे एक पार्टी को सेल करना है, वो पूछ रहा है गुड्स कब तक मिल जाएंगे, तो मैं भेज दूं क्या उससे, सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूं क्या? और मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई बेच दे, मैंने उसको अलाउ किया कि तुम आगे उसको सेल कर दो। दैट मीन्स यहां पे अब मैं ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कंसेंट से बेचा गया है। तो अनपेड सेलर्स राइट इज डिफीटेड कब? if a seller assents to such sale। अगर सेलर ने एसेंट दिया है, एसेंट दिया यानी हाँ बोला है, उससे पूछ के बेचा गया और उसने हाँ बोला था, फिर मेरे को ये राइट अब नहीं मिलेंगे, अब आई कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्योंकि पूछ के बेचा गया था। और दूसरा केस, इफ सेलर ट्रांसफर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल
to buyer and buyer transfers it to third party. So जब सेलर ने टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया था बायर को, तो मैंने यहां से बिल्टी भेज दिया था इसको, इसने बिल्टी को ट्रांसफर कर चुका है थर्ड पार्टी को, तो अब अगेन मेरा राइट खत्म हो गया. सो नाउ आई कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिकॉज बिल्टी के थ्रू सेल किया गया है. बिल्टी मीन्स वही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टीपी मीन्स थर्ड पार्टी. टाइम पास नहीं, टीपी है ना टाइम पास होता है जो हम करते हैं. टाइम पास, टाइम पास एक मूवी थी, इसमें गाने हैं अच्छे अच्छे, अच्छी मूवी है दगड़. हाँ अच्छी मूवी, देखना कभी, मस्त मूवी है. अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं, साउथ की मूवी देखा करो, अच्छी होती है. कोई कोई, हर मूवी नहीं, कोई में कुछ भी बताते. इधर से गोली चलाए, ऐसा ब्लेड लगी है, वो ब्लेड फेंका, ब्लेड से गोली के दो हिस्से हो रहे, दोनों दुश्मन मर रहे. हाँ कुछ भी बताते. नहीं तो साइकिल के पीछे छुप के गोली मार रहे, अब साइकिल से काहे की गोली छुपने वाली, कुछ भी बताते हैं. ठीक, कोई कोई मूवीज अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, रीमेक होती हैं. मराठी भी मूवीज बहुत सारी अच्छी होती है, देखना चाहिए. जैसे दुनियादारी देखो, ये देखो, अजिंगाट देखो, अच्छी है. ठीक है, टाइम पास देखो, अच्छी अच्छी मूवीज है. वो एक थी भूत की, कौन सी थी वो, तात्या वंचो तो थी, वो तो अलग है झपाटलेला, वो नहीं, वो एक दूसरी भूत की अभी बहुत फेमस हुई थी. वो भूत रहता, वो 1 रुपया लेता, खाना देता. हाँ खाना खाना लेके सोने का सिक्का देता. तुम्बाड़ तुम्बाड़, वो भी अच्छी मूवी थी, मस्त है. उसकी भी रीमेक हुई है शायद. तो हाँ, हिंदी बाद में हुई शायद. अच्छा हिंदी पहले थी क्या? नहीं मराठी है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल मराठी है, बाद में हिंदी बनी उसकी. ठीक है झगड़ा नहीं, ठीक है, हिंदी मराठी दोनों. ठीक है, चलो वापस आते हैं. सो राइट, तो टीपी से कहां पहुंच गए हम, वापस आते हैं. सो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट डिफीटेड बाय एनी सेल, सब सेल और प्लेज. ये पहला रूल. दूसरा रूल, अगर पूछ के बेचा था तो फिर राइट डिफीट हो गया. तीसरा रूल, अगर हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किए थे और उसने वो टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी को, तो हमारा राइट डिफीट हो गया. ठीक है, सो ये 3 रूल्स निकल के आते हैं. अगर सेल कर दिया है तो फिर बात खत्म हो गई, थर्ड पार्टी के राइट आ गए हैं, तो अब इसको गुड्स हम दे देंगे, ये एक्सेप्शनल वाले केसेस में. लेकिन समझो सिर्फ प्लेज हुआ होता, हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसको दिया, इसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करके सिर्फ प्लेज किया, उधारी लेके आया. एक सिंपल एग्जांपल में अमाउंट लिखता हूं, आप चेंज मत करो यहां पे. मान लो गुड्स की कीमत है 20 लाख रुपए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 20 लाख रुपए के गुड्स हैं. इसके पास हमने डॉक्यूमेंट भेज दिया था, इसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर कर दिया और यहां से प्लेज क्रिएट कर दिया, सेल नहीं किया, प्लेज किया, और इसने मान लो 2 लाख रुपए की उधारी लेके आ गया, ये लोन लेके आ गया. ऐसे केस में क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्लेज हुआ है, तो प्लेज पूरा वैलिड हो गया, गिरवी रखा है गुड्स, ये पूरा वैलिड है. लेकिन समझो हम अभी भी ये राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमको सबसे पहले इस थर्ड पार्टी के अधिकार हटाना पड़ेगा. इन सिंपल टर्म्स, हम जाके अगर ये 2 लाख रुपए का लोन इसको रीपे कर देते हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, देन वी कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सो अगर सेल है तो सेल में तो हमारा राइट चला ही गया, वहां तो कोई ऑप्शन नहीं बचता. लेकिन अगर प्लेज है तो प्लेज में अभी भी हमको राइट है कि हम इस प्लेज को कैंसिल करके अभी भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लेंगे. ये खास तौर पे तब हम करेंगे जब गुड्स की वैल्यू ज्यादा है और लोन का अमाउंट कम है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं. ठीक है, सो ये राइट हमको अभी भी मिल सकता है. सो ये देखते हैं, लिखा है पूरा. सो एक बार पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं, फिर इसको समझते हैं फिर से, और कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना. फिर कक्षा को विराम देंगे. और कक्षा कौन है, उसको आराम क्यों चाहिए? अरे कक्षा को विराम यानी क्लास को अपन कंक्लूड करेंगे. ठीक है, कक्षा कक्षा विराम. चलो ठीक है.
सब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज, इफेक्ट ऑफ सब सेल। जनरल रूल क्या है? अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड by any sale or pledge of the goods made by the buyer. This means that the unpaid seller can still exercise his right of lien or stoppage in transit even after subsale or pledge. Exceptions, दो केस में right of lien और stoppage in transit खत्म हो जाएगा, is affected by sale or pledge. That means in these cases seller cannot exercise right of lien or stoppage in transit. पहला, when seller assents to such sale, उससे पूछ के बेचा गया था, या फिर when seller has transferred a document of title to goods to the buyer who transfers it by way of sale or pledge or other disposition to person who takes it in good faith. So जो आगे वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी, इसको उसने ट्रांसफर कर चुका है। एग्जाम्पल दिया है, where the seller has issued or lawfully transferred a document of title to goods, for example bill of lading या railway receipt to person as buyer, तो हमने वो बायर को भेज दिए, पांडे जी को दे दिए, एंड बायर ने, पांडे जी ने इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को प्लेज कर दिया या सेल कर दिया टू पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। इन सच अ केस, ऐसे केस में अगर सेल हो गया था देन अनपेड सेलर्स राइट इज डिफीटेड। लेकिन अगर प्लेज हुआ था तो उसका राइट अभी भी एक्सरसाइज किया जा सकेगा, कैन ओनली बी एक्सरसाइज, कैन ओनली बी एक्सरसाइज subject to the rights of pledging. That is, in simple terms, the effect of rule is that seller may still exercise the right by paying of the pledging. तो अभी भी वो ये राइट एक्सरसाइज कर पाएगा, सिर्फ उसको करना क्या पड़ेगा, जाके पहले लोन रीपे कर दे। लोन रीपे किया तो इसका राइट खत्म हो गया, इसका राइट खत्म हुआ, देन वी कैन एक्सरसाइज लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, सो ये दिया हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके मन में जो सवाल आ रहा है, सर ये जो 2 लाख हमने पे किए, क्या हम बायर से क्लेम कर सकते हैं? तो यस, वही है मनी पेड फॉर अनदर पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। बचपन में पढ़ा था, मैं खुद के हित बचाने के लिए अगर कोई पेमेंट करता हूं जो दूसरे की जिम्मेदारी है, तो मैं वो पैसा क्लेम कर सकता हूं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सो वही वाला पॉइंट यहां भी लगेगा। इफ द सेलर हैज पेड ऑफ द प्लेज, तो ऐसे केस में सेलर हैज अ राइट टू रिकवर इट फ्रॉम द बायर। ठीक है, सो ऐसा है। फिर इसके आगे एक राइट और बचता है जो हम पढ़ते हैं, थोड़ा बताता हूं, पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इसे गुस्सा नहीं करते। सो राइट ऑफ रीसेल या राइट टू रीसेल द गुड्स। राइट ऑफ रीसेल कब मिलता है? तो राइट ऑफ रीसेल 2 केस में मिलता है। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो पेरिशेबल गुड्स के केस में हमेशा मिलेगा और विदाउट नोटिस। यानी बायर को बताने की जरूरत नहीं, पेरिशेबल गुड्स है तो हम डायरेक्टली बेच सकते हैं उनको। सो यहां बायर को बताने की जरूरत नहीं कि भैया हम तुम्हारे गुड्स बेच रहे हैं। इवन इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, इवन इफ अनपेड सेलर इज नॉट द ओनर, स्टिल ही कैन सेल द गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल है तो विदाउट नोटिस। बट अगर पेरिशेबल नहीं है, अदर गुड्स, तो यहां पे आफ्टर गिविंग नोटिस टू बायर, टू पे within a specified day, तो उसको बोला है कि स्पेसिफाइड डे तक पे करो, एंड उसने पे नहीं किया, बायर फेल्स टू पे, तो सीए कर रहा था फेल्स। अरे नहीं, फेल्स टू पे। सीए वाले पास भी होते हैं, जैसे आप लोग होने वाले हो। हाँ, जो क्लास रेगुलर करते हैं जनरली पास होते हैं, जो बंक मारते हैं, भग जाते हैं, उन लोग को तकलीफ जाएगी। हाँ, रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज द की। अब सोच के देखो, कोई बच्चे जो सुबह की क्लास में थे अभी भाग गए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घर पे समझ सकते कि अपन इतने डीप में, फिर बाद में डाउट पूछते हैं, सर ये टॉपिक मैसेज में आता, सर ये टॉपिक समझाओ,
क्या डाउट में क्या समझाएंगे, फिर मैसेज में क्या समझाएंगे? लाइव क्लास का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बैकअप से कर सकते हैं, बट बैकअप हम देखते हैं 1.5 की स्पीड में। सो हाँ, 1.5 या 2 की स्पीड में देखते हैं। सो फिर वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोले तो निकल जाता है, ध्यान नहीं जाता उतना। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो, तो गुड्स बेचने का दो केस में अधिकार है। पहला, अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो विदाउट गिविंग नोटिस टू द बायर, बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बेच डालो। दूसरा, अगर पेरिशेबल नहीं है तो आफ्टर गिविंग नोटिस टू द बायर एंड टू आस्क हिम टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, एंड अगर उस टाइम तक वो पे नहीं करेगा तब हम गुड्स बेचेंगे। जैसे मैंने उसको नोटिस दे दिया, भैया 20 तारीख तक आखिरी डेट है, उस तारीख तक पे कर दो। 20 तारीख आ गई, उसने पेमेंट नहीं किया, तो मैं अगले दिन उसको बेच सकता हूं। अब अगर पैसा कम आया तो फिर हमको अभी भी अधिकार होता है, हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये अगली क्लास में हम समझते हैं। कम आया तो क्या होगा, ज्यादा आने के चांस जनरली होते नहीं। तो कम आया तो क्या होगा ये हम देखेंगे अगली क्लास में। वैसे ज्यादा आया तो भी क्या होगा वो भी देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो राइट ऑफ रीसेल अगली क्लास में पढ़ते हैं, फिर डिस्टिंक्शन, और अगली क्लास में ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस बचा ही क्या, ये बचा। इसके बाद ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल 15-20 मिनट का टॉपिक होता है। चलो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। याद नहीं आई अभी तक, आने